मेरी गर्भवती बहन ने आखिरी दिनों में खुद का ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर पर बुला लिया, तो मेरे जीजा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो मैंने डर कर अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली, तुम्हें यह सब करना होगा, वरना। दूसरों के दिए गए जख्म इतने तकलीफ़ नहीं देते जितना अपने के दिए गए घाव। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं था। अपनी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद बस यही है कि आप लोग हर चीज़ से सावधान रहें। मेरा नाम रूबी है। हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन शीला की शादी में मैं सिर्फ 16 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी। मेरी जीजी जब विदा हो रही थी तो मैं बहुत रो रही थी। तो मेरे जीजा जी ने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, रोने की बात नहीं है, साली तो आधी घरवाली होती है, और जब तुम आओगी मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। यह सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी तो चली गई, लेकिन मैं यह सोचती कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। उनकी शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके घर ना जा सकी। उन्होंने पूरे 1 साल बाद घर का चक्कर लगाया और कैलाश जीजा जी भी उनके साथ आए। बहुत ही अच्छे और प्यार करने वाले इंसान थे। जितना दिन वह हमारे घर रहे, वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मेरे लिए गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था। 1 हफ्ते बाद दीदी घर चली गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। हम बहुत खुश हुए, लेकिन दीदी परेशान थी। वह मम्मी से कह रही थी कि अकेले अनजान शहर में मैं नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मम्मी ने उन्हें घर आने को कहा तो वह बोली कैलाश उन्हें छोड़ने नहीं देगा, और जब दीदी घर आ जाती है तो कैलाश, जीजाजी और उनके पापा को बहुत परेशानी होती है। मम्मी मुझे वहाँ भेजने को तैयार हो गई और यह तुम्हारे घर का कामकाज भी संभाल लिया करेगी। दीदी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, रूबी को अकेले ना भेजना, मैं कैलाश को लेने भेजती हूँ। मैं बहुत खुश थी और 2 दिन बाद जीजाजी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ उनके घर पहुँच गई। दीदी के घर में कैलाश, जीजाजी और उनके पापा थे। बस इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी रहने वाली नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अपने सामने वाला कमरा दे दिया। दीदी के ससुर को नमस्ते करने मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ ठीक नहीं लगा और अजीब सी बातें कर रहे थे जो मेरी समझ के बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर उनके कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, वह बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे से उनके कमरे में मत जाना। मुझे दीदी के घर आए हुए 2 महीने हो गए थे। मैं उनके पापा के कमरे में नहीं गई थी। जीजाजी मेरा बहुत ख्याल रखते और दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह बिस्तर पर ही पड़ी रहती। मैंने सारे घर को संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक रात को काम निपटाकर मैं नहाने गई तो मैंने देखा कि कोई मुझे देख रहा है। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन अचानक मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा था जो मुझे देख रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि वहाँ कोई छुप कर देख रहा है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और तुरंत कमरे से बाहर आ गई। दीदी के कमरे में गई तो वहाँ वह दोनों आराम से बिस्तर पर लेटे थे। अपनी जल्दबाजी में मैं उनको एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। जीजाजी बैठ गए और बोले, अंदर आ जाओ रूबी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरे साथ बाथरूम में क्या हुआ। मैंने बहाना बना लिया कि मैं दीदी से दूध के लिए पूछने आई थी। दीदी बोली, तुम आराम करो, जो भी काम होगा तुम्हारे जीजाजी कर देंगे। जैसे ही मैं अपने कमरे के बाहर आई तो दीदी के ससुर को बाहर लॉन से वापस अपने कमरे में जाते मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो और अपना ख्याल रखना। मैं घबराकर अपने कमरे में चली गई। पूरी रात जागते हुए गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बहुत बीमार हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, फिर लॉन में कैसे घूम रहे थे। यह बात मुझे बेचैन कर रही थी। रोशनदान पर जो साया था वह मेरा वहम तो नहीं।
अगले दिन जीजाजी ने मुझसे ऑफिस जाते हुए कहा, रूबी शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें बाज़ार शॉपिंग के लिए ले चलूँगा। यह बात उन्होंने मेरे गालों को हाथ फेरते हुए की। मुझे ये कुछ अजीब सा लगा। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी और वह बोली, तेरे जीजाजी तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी तो हालत ठीक नहीं रहती, वह थक जाते हैं। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहो दीदी, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। शाम को मैं बाज़ार जाने के लिए तैयार हो गई और जब घर लौटी तो थकान की वजह से खाना खाकर जल्दी अपने कमरे में जाकर सो गई। रात को गर्मी की वजह से अचानक मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर पर कोई है। कमरे की में अंधेरे होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैं चीख भी नहीं सकती थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और कमरे से भाग निकली। जैसे ही मैं दीदी के कमरे में पहुंचते ही उन्हें आवाज़ दी। दीदी बोली, रूबी चिंता मत करो, तुम्हारे जीजाजी गए हैं अभी लाइट ठीक करने। दीदी ने तुरंत फ़ोन की टॉर्च जलाई और मैं उनके पास बैठकर रोने लगी और थोड़ी देर में लाइट आ गई। दीदी बोली, तुम भी बड़ी पागल हो, अंधेरे से डर गई। मैंने दीदी से कहा, दीदी मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे में कोई था। दीदी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वह बोली, तुम्हारे जीजाजी लाइट ठीक करने गए हैं और मेरे ससुर जी अपने कमरे में हैं, तो कौन हो सकता है? यह तुम्हारा वहम होगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। कैसे यकीन दिलाऊं कि कोई था वहां। पहले रोशनदान वाला किस्सा और अब यह। आखिर कोई तो था। मुझे रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। मैं दीदी को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा टेंशन देने से मना किया था। डरते डरते मैं अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेट गई। नींद तो आ नहीं रही थी। सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस चली जाऊं, क्योंकि जो भी था यह मेरे वहम नहीं था। मुझे इस बात का यकीन था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कैलाश जीजाजी थोड़ी देर के लिए दोपहर में घर वापस आए और दीदी अपनी दवाई खाकर सो रही थी। मैं किचन में थी और वह किचन में चले आए और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे और कसकर पकड़ लिया और बोले, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र नहीं हटती। बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर भागने लगी तो कैलाश जीजाजी कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास वीडियो भी है। जीजाजी के यह शब्द सुनकर मेरी सांसें रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतने घटिया इंसान होंगे। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागकर अपने कमरे में आ गई और ख़ुद को लॉक कर लिया और डर में काँप रही थी। मैंने जीजाजी का जो रूप आज देखा था, पहले कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें भाई माना था। आखिर वह ऐसे कैसे कर सकते हैं? वह वापस ऑफिस चले गए। मैंने सोचा मैं और एक पल भी यहाँ नहीं रहूँगी। शाम को दीदी मेरे पास आई तो मेरी आंखें रो रो कर सूज गईं। उन्होंने पूछा, क्या बात है? मैंने दीदी से सब छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें सच बता सकूं, और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन देने को मना किया था। मैंने कहा, मुझे माँ पापा की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। दीदी बोली, बस इतनी सी बात, शाम को कैलाश के आते ही मैं तुझे घर भिजवा दूंगी। जीजाजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला, पापा मुझे लेने आ जाएंगे? दीदी बोली, ठीक है। दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई, उनकी चीख निकल पड़ी। मैंने भागकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, यह देखकर कि वह ज़मीन पर गिर पड़ी थी और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाया और बिस्तर पर लिटाया। मैंने दीदी से बोला कि चलो हॉस्पिटल ले चलती हूँ। दीदी बोली, नहीं, तुम कहीं मत जाओ, इस हालत में मैं अकेले नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर मेरा बच्चा ऐसे ही मर गया तो दीदी की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई और कुछ और दिन के रुकने का फ़ैसला किया। शाम को जब जियाजी घर आए तो दीदी ने यह बातें जीजाजी को बताई। जीजाजी परेशान हुए
और मुझसे उन्होंने जूस लाने को कहा। मैं जूस बनाने को किचन में चली गई कि जीजाजी किचन में आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें धक्का दिया और कहा, आपको यह सब करते शर्म नहीं आती? वह ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं चीखने लगी और दीदी वहाँ आ गई। मैंने दीदी को सब सच बता दिया तो दीदी ने पहले मुझे और फिर जीजाजी की तरफ देखा और बोली कि तुम कैसे मर्द हो, एक 16 साल की लड़की को काबू में नहीं कर सके? दीदी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने दीदी से पूछा, यह सब क्या है? उन्होंने एक अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे अपने पास बैठाकर बोली, रूबी देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कैलाश का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ कैलाश तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना होगा। मुझे गुस्सा आया और खड़ी हो गई। मैंने कहा कि क्या आप जानती भी हैं आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आप कैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठा है? दीदी बोली, तुम्हें कैलाश के साथ वह सब करना होगा, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रही हैं? आपके पेट में उनका बच्चा है और आप वह बाप बनने वाले हैं? मेरी बात सुनकर वह ज़ोर से हंसने लगी और बोली कि नहीं, मैं गर्भवती ना हूँ और ना ही वह बाप बनने वाला है। किसी बीमारी की वजह से मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। कैलाश किसी और का बच्चा नहीं चाहता। तुम कैलाश की ज़िंदगी में उसके बच्चे की कमी पूरी कर दो। मैं तो जीजाजी को अपना दुश्मन मान रही थी, लेकिन मेरी तो बहन भी बराबर की हिस्सेदार है। मैंने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे मेरे घर भेज दो, लेकिन वह ना मानी और रात को अंधेरे में अपने पति के बिस्तर पर मुझे धक्का दे दिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं नहीं मानी तो वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करके उसका इल्ज़ाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ बहन होकर ऐसा करेगी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, शोर भी मचाया, जिससे उसके ससुर वहाँ आ गए और मुझे छुड़वाया और उन दोनों को पुलिस को देने की धमकी भी दी। जीजाजी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन पापा ने मुझे किसी भी हाल में अकेला न छोड़ा और अपने कमरे में ले गए। वह मुझसे बोले, बेटा, मुझे तो पहले दिन ही शक हो गया था कि इन दोनों की नीयत में ज़रूर कुछ खराबी है, लेकिन शायद अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम्हें यकीन नहीं होता। मुझसे ही मेरे बेटे की परवरिश में गलती हो गई और मैंने उनके ससुर के फ़ोन से पापा को फ़ोन लगाया, सारी बात बता दी और पापा मुझे लेने आ गए और उन्होंने दीदी से सारे संबंध तोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।